हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 एनसीईआरटी और यह सबसे कठिन समय नहीं कविता को मैं लेकर आई हूँ और पाठ है जो 8 है। ये पहले मैं कविता को कराऊंगी, इसमें कविता का भावार्थ बताऊंगी, शब्दार्थ और इसके बाद प्रश्न उत्तर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये लेखक जो हैं जया जादवानी जी हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्तियां। इसमें पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। इसमें चिड़िया का मतलब पक्षी होता है। चिड़िया जो है वो पक्षी है। कठिन समय मतलब चिड़िया पक्षी हो गया। चोंच मतलब उसके मुंह से जो दाना खाती है या उसको बोलते हैं गंतव्य। मतलब गंतव्य का अर्थ होता है पहुँचने की जगह तक। तो इसका अर्थ है, स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है इसमें। ये पंक्तियाँ यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। कवित्री श्रीमती जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों आते जाते हैं। मुसीबतें तो आती ही हैं, पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार चोंच में एक तिनका दबाए हुए चिड़िया अपने मुख में तिनका दबाए हुए वो उड़ती रहती है और वह यह नहीं हार नहीं मानती है, उसी तरीके से मनुष्य को भी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। उस चिड़िया से हमें सीखना चाहिए। आगे है, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसमें आगे है इसका अर्थ। इसलिए निम्न उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उजड़ा हुआ घोंसला फिर से बनाने के लिए चिड़िया अपने मुंह में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह अभी भी नहीं थकी है। पेड़ से गिरने वाले पत्ते को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है। स्टेशन पर भारी भीड़ है, अभी भी गंतव्य तक मतलब पहुंचने की जगह तक जाने के लिए रेलगाड़ी तैयार है। किसी भी चीज़ को, जैसे घोंसला अगर उजड़ गया है तो चिड़िया उसे बनाने के लिए आज भी तत्पर है, तैयार है। पेड़ से अगर कोई पत्ता गिर रहा है तो उसे भी थामने के लिए तैयार है इंसान। और स्टेशन पे अगर कोई भीड़ है, कोई गाड़ी खड़ी है, तो गंतव्य तक, अपने जगह तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी आज भी तैयार है। आगे करेंगे। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। इसमें आगे है, अगला है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यहाँ है सूरज डूबने तक। इसमें यहाँ तक मैं आपको अभी पहले बताऊंगी। हाँ, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, इसमें है, इसका भावार्थ है, कवित्री कहती है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। जब भी आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तो आपकी मम्मी और आपके घर वाले आपका प्रतीक्षा करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान में घर लौट चलने की सूचना देता है। इसमें कहने का यह तात्पर्य है कि सूरज जब डूबता है तब हमें संकेत देता है कि अब हमें अपने घर जाने का समय आ गया है, अब अंधेरा हो चुका है। और अगर आप कहीं मैदान में खेल भी रहे हैं तो सूरज ढलते ही आपको एक संदेश मिल जाता है कि शाम हो चुकी है, शाम होने वाली है, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। आगे है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, अभी कहा जाता है, इसका अर्थ है आखिरी हिस्सा। इसमें है आखिरी हिस्सा। इसमें आखिरी हिस्सा का जो अर्थ होता है वो है अंतिम भाग। आखिरी हिस्सा मतलब अंतिम भाग। सदियों से मतलब सदियों का अर्थ होता है सैकड़ों सालों से, सैकड़ों सालों से। दुनिया मतलब संसार होता है। इसमें समाचार का मतलब तो समाचार आप जानते हैं। और पूरे अंतरिक्ष में, पूरे आकाश के आर पार चीज़ें जो हैं वह दिखाई देती। अब मैं इसका अंतरिक्ष मतलब आकाश, अब मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। इसका भावार्थ यह है कि भारतीय समाज में यह रिवाज है कि घर की बूढ़ी नानी
जो है वो बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है। अभी देखिए इसमें कथा, कथा मतलब कहानी। आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है, घर की जो बड़े सदस्य होते हैं, जो घर की नानी होती है, वह बच्चों को संदेश भरक उपदेश परक कहानियाँ सुनाती है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। उन कहानियों का संदेश होता है, कहानी की आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में जीत होती है। कहानी में यही कहा जाता है अंत में कि जो भी है वह कहानी में अंत में जीत ही होती है। साहसी भरी कहानियाँ नानी सुनाती हैं, संदेश भरी कहानियाँ नानी सुनाती हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। इसमें है उन कहानियों का संदेश होता है, कहानी के आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में जीत होती है। अगर हम कठिन परिस्थिति में भी हैं तो भी हमारी अवश्य जीत होगी। इसके बाद यहाँ है, अंतरिक्ष के पार के दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसमें आकाश के पीछे से एक बस आती है जो वहाँ के लोगों की खबरें लाती है। ऐसा इसमें बताया गया है कि आकाश के पीछे से अंतरिक्ष से एक बस आएगी, लोगों की खबर लाएगी। इसका तात्पर्य यही है कि हमें दादियों की कहानियों से यही संदेश मिलता है कि कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमारी जीत अवश्य होगी। इस कविता का छोटा सा और एक समरी बता देती हूँ कि कविता में जो कवित्री कहती हैं जया जादवानी जी कि हमें कभी भी हार नहीं मानना है, जीवन तो सुख दुख दोनों का मिलन है, मुसीबतें तो आती हैं और जाती हैं, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें साहस रखना चाहिए और उसका डट कर सामना करना चाहिए। इसीलिए हम उजड़ा हुआ घोंसला फिर से बनाने के लिए चिड़िया जो है वो तत्पर है, मुंह में तिनका दबाए हुए उड़ने को तैयार है। पेड़ से गिरने वाले पत्तियों को पकड़कर सहारा देने के लिए हाथ खड़ा है। स्टेशन पर भारी भीड़ है, अभी भी गंतव्य तक, अपनी जगह तक पहुंचने के लिए लोग तैयार हैं। घर से स्कूल जाते हैं तो घर पर कोई आपका प्रतीक्षा करता है, आपकी मम्मी, आपके पापा। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने का संदेश देता है। अगर आप किसी खेल के मैदान में, किसी गार्डन में, किसी पार्क में अगर शाम को खेलने गए हैं तो वह भी संदेश सूरज के डूबने से आपको पता लग जाता है कि अब हमें घर जाने का समय हो गया है। भारतीय समाज में यह रीत रिवाज है। घर की जो बूढ़ी नानी होती हैं वह बच्चों को कल्पित कहानियाँ, संदेश भरी कहानियाँ, कठिन परिस्थितियों से लड़ने की कहानियाँ सुनाती हैं, जिससे बच्चों को जीवन में लड़ने का हिम्मत का साहस मिलता है। कहानियों का संदेश होता है कि कहानी की आखिरी भाग में कठिन परिस्थितियों में भी जीत अवश्य होती है, सत्य की जीत अवश्य होती है। आकाश के पीछे से बस आती है जो वहाँ के लोगों की खबरें लाती है। अब मैं इसका आपको सारांश भी बता दी। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसका। यह सबसे कठिन समय नहीं है, प्रश्न है। इसमें प्रश्न पहला है, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। यह बताया गया है कि कविता के माध्यम से कि कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क को हमारे सामने पेश किया है। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है। मतलब चिड़िया अभी भी उसका घोंसला उजड़ गया है और अपने मुंह में एक छोटा सा तिनका, घास का एक तिनका लिए है, जिससे वह अपना घोंसला बनाना चाहती है और वह उड़ रही है। और वह इकट्ठा करने, घोंसला बनाने के लिए वह तिनकों को इकट्ठा कर रही है, अपने नीड का निर्माण करना चाहती है, अपने घोंसले का फिर से निर्माण करना चाहती है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए, और अगर एक हाथ गिरते हुए पत्ते की मदद करने के लिए एक हाथ तैयार है। अगर कोई गिर रहा है तो उसे उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। स्टेशन पर भारी भीड़ और गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी आज भी तैयार है। अभी भी एक रेलगाड़ी पहुंचने के लिए स्थान पर अपने आ चुकी है। नानी का कथा आखिरी हिस्सा बाकी है। नानी की जो अभी कहानी है वह भी उसका आखिरी हिस्सा बाकी है। कठिन समय में भी हमारी मदद करने को कोई न कोई रहेगा ही। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हे मन, हमें निराश होना नहीं है, हमें अपनी मुश्किलों से लड़ना है, उसका डट कर सामना करना है। अवश्य हमारी जीत होगी, यही कवित्री बताना चाहती हैं। प्रश्न 2 है इसमें, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों को क्या करती होगी। इसमें उत्तर जो बताया गया है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है,
क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसको डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। चिड़िया जब वह अपने मुंह में तिनका लेकर उड़ रही है तो उसका उद्देश्य है कि शाम होने तक वह घर पहुंच जाए और घोंसला बनाए और उस घोंसले में अपने और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ वह सुखी से रहे। प्रश्न 3 है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसमें हम करेंगे, मुझे अभी भी सिर दर्द है, मुझे अभी भी सिर दर्द है, मुझे अभी भी सिर दर्द है, मुझे अभी भी पानी पीना है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अभी भी हिंदी सीख रहे हैं, हम अभी भी पैदल चल रहे हैं। इसमें अभी का प्रयोग किया गया है और ऐसे प्रश्नों को, ऐसे उत्तर को हम बड़े आसानी से अपने बुक की सहायता से भी, किताब की सहायता से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तमाम ऐसी चीज़ें दी रहती हैं। मजदूर अभी भी काम करने लगा, किसान अभी भी खेती करता रहेगा, बच्चे अभी भी मैदान में खेलते रहेंगे। तो मजदूर अभी भी काम करने लगा, लगातार मतलब काम करना, किसान अभी भी खेती करता है, निरंतर। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें जो है अभी लगाकर आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बताया गया है वही, मुझे अभी भी पढ़ना है, माँ कहती चलो खाना खा लो, आप कहेंगे नहीं मम्मी मुझे अभी भी पढ़ना है। इस तरीके से अभी का, भी का प्रयोग लगाकर आप अनेक प्रकार के शब्द, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न 4 है। नहीं, यहाँ नहीं है और भी अभी एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी, यहाँ पे है अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। यहाँ उत्तर है नहीं, अभी भी, उत्तर है नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है, अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है। और इस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ और चीज़ें मैं बता देती हूँ। निराश होने की ज़रूरत नहीं, अभी भी समय है, कोशिश करते रहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा और भी बनाते जाइए। अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है। शायद तुमने प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा, अभी भी समय है, लिख लो। तो इस तरीके से आप परीक्षा अगर लिख रहे हैं, अगर टीचर आपको परेशान कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर अभी भी समय है, 5 मिनट मुझे करने दीजिए। तो आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है स्क्रीन पर। प्रश्न 5 इसमें है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से लौट चलने का संदेश देता है, सूचना देता है। घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार आपको लिखने हैं। इसमें है, उत्तर है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होता है, पिता के प्यार से होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने का काम माँ करती है। नाश्ते में बनी मनपसंद चीजें भी माँ देती है प्यार से। भले बुरे के बारे में डांटती भी माँ है। माँ का प्यार अत्यंत महान होता है। सूरज डूबने का समय खेल के मैदान से घर लौटने का सीख देता है। माँ का प्यार तथा जीने का सीख जो है माँ देती है। इसमें आगे है, अगर हम चाहें तो माँ के प्यार से, माँ के दुलार से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप बेचैन हो उठते हैं, सोचने लगते हैं कि बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए, सही सलामत घर लौट आए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी माँ चिंतित होती है। अगर आप स्कूल जाते हैं, छुट्टी का समय हो गया है, अगर आपको कुछ देर हो जाती है तो भी माँ बहुत चिंतित हो जाती है कि मेरे बच्चे को क्यों लेट हो गया, क्यों देर हो गया। इसीलिए माँ, जो माँ होती है, वो हमेशा अपने बच्चे से अपार स्नेह करती है, अपार प्रेम करती है
और बच्चों को भी माँ की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इस दुनिया में माँ जैसा तो कोई होता ही नहीं, जो तकलीफ में भी रह के बच्चे को सुख देने की कोशिश करती है, बच्चे को प्यार देती है। और बच्चे को भी अपने फ़र्ज को निभाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो समय से आप घर पे वापस आएँ, क्योंकि घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा होगा। वह कौन होगा? माँ होगी। तो माँ हमें प्यार देती है, हमें सिखाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।